जय हिंद साथियों। यह करंट अफेयर्स का दूसरा वीडियो है जिसमें हम नेशनल एवं इंटरनेशनल करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को समझ रहे हैं। इसकी जो पहली न्यूज है वो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से है। खेल से संबंधित पहली न्यूज आई है ना। तो देखो, खेलों से संबंधित जब कोई न्यूज आती है तो एक तो यह पूछा जाता है कि घोषणाकर्ता कौन था उस पुरस्कार का, है ना, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा यह भी पूछा जाता है कि किसको प्रदान किया गया है ना। दूसरा, खेलों से संबंधित होता है अगर कोई व्यक्ति, तो यह भी पूछा जाता है, पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिखा होता है, साथ में यह लिखा होता है कि किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं या फिर किस खेल से संबंध रखते हैं, किस कैटेगरी में दिया गया है, ऐसा भी पूछा जाता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको करंट अफेयर्स की क्लास जो है ना इस प्रकार से बना के मिल रही है कि क्वेश्चन परीक्षक जहाँ जहाँ से सोच सकता है ना, सारा का सारा कंटेंट हम तैयार कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि देखो 2024 का जो करंट अफेयर्स है, जनवरी 2024, फरवरी 2024, मार्च 2024 और अप्रैल 2024 तक का करंट अफेयर्स जो है वो हम तैयार कराएंगे आपको, है ना। उससे पहले जो 2023 का करंट अफेयर्स है, ईयरली करंट अफेयर्स, तो एक बुक है ना, डायमंड करके ईयर बुक आई है उसकी। तो ईयरली करंट अफेयर्स है, सिर्फ उसमें जन जनवरी 2023 से जनवरी 2024 तक का करंट अफेयर्स है, तो उससे कंप्लीट करेंगे। अभी ये कंटेंट जो आपको मिल रहा है ना, ये डेली करंट अफेयर्स के से निकाल कर उठाकर ये सीधे बनाया गया है करंट अफेयर्स आपके लिए विशेष रूप से, ताकि कोई भी घटना ऐसी बच ना सके जहाँ से आपको ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आ जाए और आपसे हो ना। अगर आप ये करंट अफेयर्स पढ़ के जाते हो, अच्छे से रिवीजन करके जाते हो, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ से करंट अफेयर्स से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही हम यह भी बता दें आपको कि टोटल 10 से 12 क्लासें आएंगी और इन 10 से 12 क्लास में आपके 6 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो 5 तो करंट अफेयर से आने ही आने हैं, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जो स्टैटिक जीके के भी होंगे। तो साथ में हम स्टैटिक जीके भी देखते जा रहे हैं। जो पोर्शन ऐसा रहता है, जैसे आज भारत रत्न पद्म पुरस्कारों के बारे में भी आप जानोगे, तो जानोगे कि भारत रत्न का पृष्ठभूमि क्या रही है ना। पद्म पुरस्कारों के बारे में भी जानोगे, कब शुरू हुए, कब, है ना। जैसे आज इस वीडियो में आप विश्व हिंदी दिवस के बारे में भी जानोगे, तो उसके संबंधित पृष्ठभूमि को भी जानोगे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के भी बारे में जानोगे, और भी अलग अलग, जैसे ऑस्ट्रेलियाई टेबल टेनिस जो होती है ना, ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बारे में भी जानोगे, तो उसका इतिहास भी जानोगे साथ साथ। देखो, वीडियो अच्छा लगे तो कृपया कर वीडियो में आप बताया भी करो कमेंट करके वीडियो कैसा लगा है आपको। साथ ही आप सभी इस अधिकारी बाबू फैमिली का हिस्सा हैं। तो क्या होता है, जब हम फैमिली में कोई काम कर रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि उसको बेस्ट से बेस्ट तरीके से कर सकें। तो आप यह भी बता सकते हो कि उसमें तो और क्या सुधार किया जा सकता है, तो इसको भी आप बता सकते हो कि और कैसा होना चाहिए था, क्या कर सकते थे, और, है ना। तो आप यह जानकारी भी हमें दे सकते हो। साथ ही वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दोस्तों में शेयर भी करना है सभी को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। तो मुझे ऐसा विश्वास होता है कि फैमिली के लोग ना फैमिली को सपोर्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से आप ज़रूर सपोर्ट करते होंगे और शेयर भी करते होंगे वीडियो को। साथ ही लाइक तो आप करते ही हैं, तो शेयर भी करते होंगे, और सभी लोग लाइक कर दिया करो वीडियो को। अच्छा रहता है, हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से बात करेंगे। और यह खबर है 4 जनवरी 2024 की। 4 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कारों की घोषणा की गई, और यह जो घोषणा है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन 2023 की घोषणा की गई थी। ये 2023 के हैं। घोषणा कब की गई है? 4 जनवरी 2024 को। प्रदान किए गए हैं 9 जनवरी 2024 को। यहाँ से सिर्फ महत्वपूर्ण ये था कि खेल युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कारों को प्रदान करता है। यह पुरस्कार दिया जाता है ना, यह पुरस्कार प्रदान दिया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के अंतर्गत ही इसको दिया जाता है। और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले निकायों सहित कॉर्पोरेट संस्थाओं, चाहे वो निजी हों या सार्वजनिक हों, साथ ही खेल नियंत्रण बोर्डों और गैर सरकारी संगठनों को दिया जाता है। तो जो खेल प्रोत्साहन पुरस्कार हैं, यह किसी खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है, बल्कि ऐसे निकाय जो खेलों के प्रोत्साहन के लिए कार्य कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट संस्थाएं हो, निजी हो या सार्वजनिक हो, या फिर इसमें गैर सरकारी संगठन भी हो सकते हैं और खेल नियंत्रण बोर्ड भी शामिल हो सकते हैं, तो इनको ही खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है।
अभी हम खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है 2023 की बात कर रहे हैं, और 2023 का जो पुरस्कार है वो 2 संस्थाओं को दिया गया है। पहला जो है, आपको नाम याद रखना है, जैन मानित विश्वविद्यालय बेंगलुरु। ये कहाँ की है? जैन मानित विश्वविद्यालय बेंगलुरु की है, और नवोदित युवा प्रतिभा की पहचान एवं पोषण के लिए इसे दिया गया है। वहीं दूसरा है उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड। उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड संस्था है जिसको राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। साथ ही इसमें जो महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है वो ये है कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। जैन मानित विश्वविद्यालय बेंगलुरु और उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को दिया गया है। इसके बाद जो अगली खबर है ये है एआई ओडिसी से, है ना। एआई ओडिसी, ये उड़ीसा से संबंधित नहीं है, भारत से संबंधित, और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा घोषणा की गई है इसकी। तो ये पहल तो शुरू की गई है भारत में, लेकिन घोषणाकर्ता कौन है? माइक्रोसॉफ्ट है। इस पहल का जो लक्ष्य है, भारत में 1 लाख डेवलपर्स को नवीनतम कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित प्रौद्योगिकी और उपकरणों का कुशल बनाना है। उद्देश्य क्या है इसका? डेवलपर्स को व्यावसायिक लक्ष्यों के अनुरूप एआई परियोजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक कौशल से लैस करना है। किसकी किसकी पहल है? माइक्रोसॉफ्ट की है। कहाँ पर लागू की है? भारत में। क्या नाम है? एआई ओडिसी। क्या है? एआई ओडिसी। इतना याद रखना है बस। इस सबको नहीं पढ़ना है ना, ये तो पीडीएफ में लगाया गया है, तो आपको जब पीडीएफ मिले तब भी पीडीएफ से भी नहीं पढ़ना है इसको। जितनी चीज़ें देखो, पीएससी एग्जाम, प्रीलिम्स परीक्षा या वनडे एग्जाम कोई सा भी होता है, तो जो पूछा जा सकता है ना, कोई सा भी वनडे एग्जाम हो और प्रीलिम्स परीक्षा की, एमपीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा, उसमें जहाँ तक क्वेश्चन बन सकता है ना, वो सारे कंटेंट में आपको बोलता जाऊंगा, पढ़ाता जाऊंगा यहाँ पे। बाकी जो पीडीएफ में है तो पीडीएफ में शामिल करनी पड़ती हैं चीज़ों को, सारी की सारी। अगली खबर है नेशनल रोड सेफ्टी वीक से, है ना। तो ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय रोड सुरक्षा सप्ताह जो है वो मनाया गया है 11 से 17 जनवरी। तो आपको ये डेट याद रखनी है कि 11 से 17 जनवरी 2024 के मध्य राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना, और इस सप्ताह को मनाने हेतु देश भर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन होता है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं के कारण उन्हें रोकने के उपायों से संबंधित विभिन्न जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। तो पूछा जा सकता है सीधे क्वेश्चन कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया है? तो 11 से 17 जनवरी की डेट आपको याद रखनी है, 11 से 17 जनवरी। सेंथिल पांडियन, तो इनका नाम आपको याद रखना है। ये जो पढ़ते हैं ना, देखो क्या है यहाँ पे ना, टॉपिक विशेष से नहीं है क्वेश्चन, हम डे वाइज हमने कंप्लीट किया है, इसको बनाया है पीडीएफ को। तो आपको सभी घटनाएं तो मिलेंगी, है ना, लेकिन अलग अलग जगह पर। पहले खेल की घटना आ गई, फिर डे भी पढ़ लिया हमने एक, अब व्यक्तिगत, है ना, व्यक्तित्व से भी पढ़ रहे हैं। तो ये सेंथिल पांडियन जो है ये व्यक्तित्व से संबंधित न्यूज है ना। सेंथिल पांडियन इनका नाम है, और ये विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ जनवरी 2024 में भारत की तरफ से नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। कहाँ पर? विश्व व्यापार संगठन में सेंथिल पांडियन। कार्यकाल इनका 3 वर्ष का रहेगा, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में उत्पाद शुल्क आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। स्थान किसका लेंगे इसको छोड़ो, है ना, अब डब्ल्यूटीओ के बारे में जानो, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। डब्ल्यूटीओ जो है विश्व व्यापार संगठन, इसका फुल फॉर्म है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और 1995 में स्थापना हुई थी। पूछा जाए डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान निदेशक कौन है? तो नांगोजी ओकोनजी एवियला जो इसकी वर्तमान महानिदेशक हैं। कुल सदस्य देश 164 हैं, तो यह भी पूछा जा सकता है। तो इतनी जानकारी जो है डब्ल्यूटीओ के बारे में याद रखनी है। तो पहले तो आपको ये नाम याद रखना है सेंथिल पांडियन का, जो कि डब्ल्यूटीओ में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं जनवरी में 2024 में, है ना। दूसरा डब्ल्यूटीओ के बारे में याद रखना है 1995 में स्थापना हुई, है ना। जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। वर्तमान महानिदेशक जो है नांगोजी ओकोनजी एविला हैं, और 164 इसके सदस्य देश हैं वर्तमान में। अगली खबर है स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह मनाया गया है ना। ये कब मनाया गया है? तो 10 से 18 जनवरी को मनाया गया है। 10 से 18 जनवरी स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह। क्या है इसका उद्देश्य? देश के स्टार्टअप उद्यमियों, निवेशकों, नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों को साथ लाना इसका उद्देश्य है। इससे रिलेटेड जो स्टैटिक जीके है उसके बारे में जानो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो स्टार्टअप इंडिया के बारे में जानो। यह पहल जो है भारत सरकार की पहल है, और इसे 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। तो स्टार्टअप इंडिया जो है 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था, इसलिए
प्रति वर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस पहल का उद्देश्य है देश में स्टार्टअप और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। तो स्टार्टअप इंडिया के बारे में याद रखना है, 16 जनवरी 2016 को लॉन्च की गई थी भारत सरकार की पहले। साथ ही स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह के बारे में भी याद रखना है, 10 से 18 जनवरी। अब हम आते हैं राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के बारे में, है ना। तो ये जो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस है 11 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 11 जनवरी 2024 को मनाया गया है ये दिवस। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस जो है प्रति वर्ष 11 जनवरी को मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? 2007 से मनाया जा रहा है ना। तो राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस भी याद रखना है, राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस 11 जनवरी को। अगली खबर है ASB क्लासिक से। क्या है ये? तो WTA सत्र 2024 की टेनिस प्रतियोगिता है ASB क्लासिक, है ना। तो एक ASB क्लासिक जो है टेनिस प्रतियोगिता है, आपको याद रखना है ना। कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ऑकलैंड में, न्यूजीलैंड में आयोजित की गई थी। और महिला एकल में विजेता रही थी कोको गॉफ। तो पूछा जाए ASB क्लासिक में महिला एकल में विजेता रही थी तो कोको गॉफ जो कि अमेरिका की हैं। वहीं उप विजेता रही थी एलिना स्वीटोलिना, तो ये यूक्रेन की हैं और इसमें उप विजेता रही थी। साथ ही क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से ही बन सकता है कि प्रसिद्ध खिलाड़ी कोको गॉफ जो हैं, जिन्होंने ASB क्लासिक 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है, किस प्रतियोगिता से संबंधित, मतलब किस खेल से संबंधित हैं? तो टेनिस से संबंध हो गए। महिला युगल में विजेता रही हैं एनाडा नीलेना कजाकिस्तान और विक्टोरिया हुकांकोवा स्लोवाकिया की। और महिला युगल में जो है उप विजेता रही हैं मेरी बुजकोवा और बेथिनी माटेक सेंडस, ये अमेरिका की हैं। यूनाइटेड कप बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये यूनाइटेड कप, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और ये मेजबान देश रहा है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए थे यूनाइटेड कप। क्या है यूनाइटेड कप? तो ATP और WTA द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय आउटडोर हार्डकोर्ट एकीकृत मिश्रित टीम टेनिस प्रतियोगिता है यूनाइटेड कप। ये इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। आयोजन स्थल था ऑस्ट्रेलिया के पर्थ और सिडनी में। खिताब विजेता जर्मनी रही है। तो जो यूनाइटेड कप है उसमें खिताब विजेता जर्मनी रही है 2-1 से। और खिताब में उप विजेता रही है पोलैंड। पुरुष एकल में विजेता रहे हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव, जर्मनी के हैं। और उप विजेता रहे हैं हार्बर्ट हुरकाज, पोलैंड के हैं। महिला एकल में विजेता रही हैं ईगा स्वियाटेक, है ना, पोलैंड। और एंजेलिक कर्बर, जर्मनी की उप विजेता रही हैं। वहीं मिश्रित युगल में विजेता लॉरा सीजमुंड और अलेक्जेंडर ज्वेरेवर रहे हैं और दोनों ही जर्मनी के हैं। वहीं उप विजेता रही हैं ईगा स्वियाटेक, है ना, जो कि पोलैंड से हैं। और हार्बर्ट हुरकाज, वो भी पोलैंड से ही हैं, ये उप विजेता रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि यूनाइटेड कप का संबंध टेनिस से है, पहली महत्वपूर्ण चीज़। दूसरा यह याद रखना है कि इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ और सिडनी में किया गया था। विजेता रही है जर्मनी और उप विजेता रहा है पोलैंड, आपको याद रखना है। ये वहाँ की तस्वीरें थी, है ना। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल की बात करें तो ब्रिस्बेन इंटरनेशनल 2024 का आयोजन किया गया था ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। और ये पुरुष और महिला टेनिस प्रतियोगिता है, पुरुष और महिला दोनों की। पुरुष एकल में ग्रिगोर दिमित्रोव बुल्गारिया के जो हैं विजेता रहे हैं। और उप विजेता रहे थे होल्गर रूने, जो कि डेनमार्क के हैं, है ना। तो जो ब्रिस्बेन इंटरनेशनल है उसमें पुरुष एकल में विजेता रहे हैं ग्रिगोर दिमित्रोव, का नाम याद रखना है। साथ ही यह भी याद रख लेना है इनके नाम के साथ, इनका संबंध टेनिस से है। किससे है? टेनिस से इनका संबंध है। महिला एकल विजेता एलिना रिवाकिना कजाकिस्तान की हैं और इन्होंने एरिना सबालेंका बेलारूस को हराया है। तो महिला एकल विजेता पूछा जाए ब्रिस्बेन, है ना, ब्रिस्बेन इंटरनेशनल में, तो आपको आंसर करना है एलिना रिवाकिना, जो कि कजाकिस्तान की हैं, विजेता रही हैं। पुरुष सिंगल में लॉयड ग्लासपूल यूके के हैं। और वहीं जीन जूलियन रोजर नीदरलैंड के हैं, इन्होंने युगल विजेता रहे हैं पुरुष युगल। और महिला युगल विजेता में ल्यूडमिला किचेनोक यूक्रेन और जेलेना ओस्टापेंको लाटविया से संबंध रखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है
हिंदी दिवस के बारे में, है ना। तो हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं लिखा हुआ है। ये कब मनाया जाता है आपको पता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को 2024 को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया गया, है ना। विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है 10 जनवरी को। विश्व भर में हिंदी के प्रचार प्रसार और जागरूकता पैदा करने के लिए हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिलाना इसका उद्देश्य होता है। उल्लेखनीय 10 जनवरी 1975 को पहली बार हिंदी सम्मेलन का आयोजन जो है वो नागपुर में हुआ था, 10 जनवरी 1975 को। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष जो है वो 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2006 में इस दिवस को मनाने की परंपरा प्रारंभ की थी और यह दिवस जो है 14 सितंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हिंदी दिवस का भी भाग है। तो 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। पंडित हरिराम द्विवेदी की बात करें तो भोजपुरी और हिंदी के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार हैं पंडित हरिराम द्विवेदी। ये इनकी फोटो है, ये हैं पंडित हरिराम द्विवेदी। आप देख लें इनको एक बार। क्या है, देखने से चीज़ें याद रह जाती हैं, इसीलिए आज की पीडीएफ में हमने फोटो का भी यूज किया है, बहुत सी, है ना, इमेज का यूज किया है ताकि आपको चीज़ें याद रह जाएं। तो ये है पंडित हरिराम द्विवेदी जो भोजपुरी और हिंदी के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार हैं। इनका निधन हो गया है और इनको साहित्य अकादमी भाषा सम्मान, राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार, साहित्य भूषण, साहित्य सारस्वत जैसे सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। तो ये व्यक्तित्व से था न्यूज, है ना। तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा? क्वेश्चन बन सकता है पंडित हरिराम द्विवेदी जिनका निधन हो गया है किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो क्या है? कवि और साहित्यकार। ये है पंडित हरिराम द्विवेदी। एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड 2023 की घोषणा कर दी गई है। जनवरी 2024 में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को प्रदान किया गया। तो जनवरी 2024 में एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार जो है 2023 का, वो प्रोफेसर वी.आर. कंबोज को प्रदान किया गया है, जो कि कुलपति हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा विश्वविद्यालय के। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार। उन्हें यह अवार्ड कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा प्रदान किया गया है। यह अवार्ड राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में एक विश्व विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया है। इससे संबंधित एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से संबंधित स्टैटिक जीके की भी बात कर लेते हैं। तो एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं और इनका निधन है 28 सितंबर 2023 को हो गया है। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है कि इनका निधन हो गया है। इमेज थोड़ी ब्लर हो गई है ना, लगाया तो है मैंने लेकिन ब्लर हो गई है। अफगानिस्तान टूर ऑफ इंडिया। तो अफगानिस्तान की टीम जो है वो क्रिकेट खेलने भारत आई थी, है ना। तो देख लेते हैं कि ये 11 से 17 जनवरी 2024 को भारत के दौरे पर रही। क्या हुआ है, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम जो है ना वो भारत के दौरे पर रही थी। कब? जनवरी माह में 2024 में। इस श्रृंखला में 3 टी20 मैच खेले गए थे। टी20 मैच का मतलब होता है कि 20-20 ओवर के मैच खेले जाते हैं। इसमें टी20 मैचों की जो श्रृंखला का परिणाम है, इसमें भारत ने 3-0 से हराया। इसका मतलब होता है कि तीनों के तीनों मैच जो है वो भारत ने जीते थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था शिवम दुबे को, जो कि भारत की तरफ से खेल रहे थे। शिवम दुबे क्रिकेटर हैं, है ना। तो क्रिकेट की सीरीज है तो सभी के सभी जितने भी नाम आएंगे आपको क्रिकेट से नाम जोड़कर चलना है ना। तीसरे एवं अंतिम टी20 में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे रोहित शर्मा, जो कि भारत की तरफ से कप्तानी कर रहे थे भारत की टीम की। सर्वाधिक रन जो है 124 बनाए हैं इन तीनों मैचों में शिवम दुबे ने। 4 विकेट लिए थे सर्वाधिक अक्षर पटेल ने। और पहले टी20 में पदार्पण किया था, है ना। पदार्पण का मतलब होता है पहला मैच खेल रहे होते हैं ना, रहमत शाह अफगानिस्तान। और तीसरे टी20 में पदार्पण हुआ था मोहम्मद सलीम का। अपने कैरियर की शुरुआत कर रहे होते हैं अंतर्राष्ट्रीय मैचों में, उसको बोलते हैं पदार्पण। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे रोहित शर्मा और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे इब्राहिम जादरान को बनाया गया था। तो ये तो थी क्रिकेट से संबंधित न्यूज। अब आते हैं कुश्ती प्रतियोगिता पर, जिसे जागरेब ओपन 2024 के नाम से जाना जाता है। ये कुश्ती प्रतियोगिता है जागरेब ओपन, जागरेब क्रोएशिया में खेली गई है। एकमात्र भारतीय पदक विजेता अमन सहरावत यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग में शामिल हुए थे, वो जागरेब ओपन में शामिल हुए थे। अमन ने जीता है स्वर्ण पदक 57 किलो भार में, है ना। फ्री स्टाइल स्पर्धा के 57 किलो भार में जो है अमन ने स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको याद रखना है अमन सहरावत का संबंध किससे है? कुश्ती से है। और जागरेब ओपन में क्या जीता है इन्होंने? स्वर्ण पदक जीता है।
फाइनल में पराजित किया है जो बान हाको चीन को। फ्री स्टाइल में चैंपियन रही है अमेरिका। ग्रीको रोमन में चैंपियन रही है अजरबैजान और महिला कुश्ती में चैंपियन रही है यूक्रेन। भारत के अमन सहरावत का नाम आपको याद रखना है, कुश्ती से संबंधित है और क्या किया है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है जाग्रेब ओपन में। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों की बात करेंगे 2024 में जो प्रदान किए गए हैं, किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किए गए हैं। कहाँ पर आयोजित किया गया था यह समारोह, तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह जो पुरस्कार है 5 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को दिया जाता है। बहादुरी के लिए कला, संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी इन क्षेत्रों में दिया जाता है। इस वर्ष 19 बच्चों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। कितने बच्चों को, 19 बच्चों को पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो हमें सिर्फ उनका नाम याद रखना है जो मध्य प्रदेश से संबंधित हों, जो नाम मध्य प्रदेश से। तो देखते हैं मध्य प्रदेश के जो अवनीश तिवारी हैं उनका नाम, एक नाम याद रखना है, प्रधानमंत्री खेल पुरस्कार है ना, उनमें आपको अवनीश तिवारी का नाम याद रखना है। ये मध्य प्रदेश से इनको दिया गया है ना। और दूसरा नाम याद रखना है, तो और मध्य प्रदेश से एक ही नाम है बस, है ना, 19 खिलाड़ियों में, तो सिर्फ यही याद रखना है आपको। ये वो तस्वीर है जो प्रधानमंत्री, है ना, बाल राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं जो, उनके बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है, यूनिट 7 से संबंधित है और यूनिट 8 दोनों से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है 2024 के वितरित कर दिए गए हैं। तो देखते हैं किसको प्रदान किया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 जो हैं, ये 23 जनवरी 2024 को प्रदान किए गए। किसके द्वारा, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। तो पूछा जाए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा की गई है, गृह मंत्रालय के द्वारा। किसे चुना गया है, तो संस्थागत श्रेणी के लिए 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को चुना गया है। किस लिए, आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इसे चुना गया है। इस प्रमुख वार्षिक पुरस्कार की जो शुरुआत है 2019 में की गई थी। तो पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी 2019 में। इस बार 2024 का किसे दिया गया है, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को दिया गया है। घोषणा प्रतिवर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ही की जाती है। तो ऐसे यह भी याद रख लेना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब पड़ती है, 23 जनवरी को पड़ती है। इस पुरस्कार के तहत संस्था के मामले में 51 लाख रुपए नकद और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो जब संस्था को दिया जाता है तो 51 लाख रुपए, और किसी व्यक्ति के मामले में 5 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश की स्थापना जो 1942 में की गई थी। यह भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है जिसकी विभिन्न वैश्विक संकटों में अपनी असाधारण सेवा के लिए पहचान बनी हुई है। तो याद रखना है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को 2024 का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। सुभाष चंद्र नेताजी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। कब शुरू हुआ था ये, 2019 में शुरू किया गया था। अब हमें युद्ध अभ्यास के बारे में देखना है। तो साइक्लोन जो युद्ध अभ्यास है, क्या है ये, भारत और मिस्र संयुक्त विशेष बल युद्धाभ्यास का दूसरा संस्करण था साइक्लोन। तो सीधे ऐसे भी बन सकता है कि साइक्लोन युद्धाभ्यास जो है वो कौन कौन सी कंट्रियों के बीच होता है, तो भारत और मिस्र के बीच, है ना। कहाँ हुआ है, अंसाका मिस्र में आयोजित हुआ था युद्धाभ्यास साइक्लोन। ये नाम याद रखना है आपको, युद्धाभ्यास साइक्लोन जो है उसके बारे में। बीच में ये मैसेज आ गया था, कोई बात नहीं, है ना, चलता है इतना। तो इसमें भारतीय दल का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट विशेष के सैनिकों द्वारा किया गया है। वहीं जबकि मिस्र के दल का एक प्रतिनिधित्व मिस्र के कमांडो स्क्वाड्रन और एयरबोर्न प्लाटू द्वारा किया गया है। तो सिर्फ इतना याद रखना है आपको, तो कि युद्धाभ्यास जो साइक्लोन है भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया गया था। कहाँ, मिस्र में आयोजित हुआ था, अंसाका मिस्र में। अभ्यास खंजर के बारे में जान लेते हैं। तो जो अभ्यास खंजर है यह भारत और किर्गिस्तान का 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास था। कौन से क्रम का था ये, 11वां था। कहाँ पर, बकलोह हिमाचल प्रदेश में इसको आयोजित किया गया था, खंजर अभियान को, खंजर अभ्यास को। पूछा जाए खंजर युद्ध अभ्यास जो है किस किस देश के बीच होता है, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है। और साइक्लोन तो भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन याद रखना है आपको।
जो खंजर अभियान है, खंजर युद्धाभ्यास है, इस बार ये 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास था, है ना। और ये इसकी शुरुआत जो है वो 2011 में की गई थी, 2011 में की गई थी। इस बार 11वां था, लेकिन है ना, तो ऐसे नहीं सोचना है कि 2011 में की गई थी तो 2022 में होना चाहिए था 11। नहीं, क्या है, कोरोना की वजह से बहुत सी चीज़ें रुक गई थी बीच में, है ना। ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ जी ने क्या किया है, हमारा संविधान हमारा सम्मान जो है अभियान को शुरू किया है। इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो इतनी ही जानकारी थी क्या इसके बारे में? हाँ, सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जगदीप धनखड़ जी ने शुरू किया है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान को शुरू किया है। देख लेते हैं क्या इसके बारे में जानकारी, इतनी ही है ना। नोवा स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो 2024 की बात करें तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया था नोवा स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो। इस किसके द्वारा? इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (ITPO) और एक्जीविशन इंडिया ग्रुप के द्वारा इसे शुरू किया गया था। पूछा जाए किसके द्वारा नोवा स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो का आयोजन किया गया है, तो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन और एक्जीविशन इंडिया ग्रुप के द्वारा। इस अवसर पर स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड भी प्रदान किए गए हैं। कहाँ पर आयोजित हुआ था? प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। 25 जून 2015 को देश के 100 शहरों को विकसित करने हेतु स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई है। यह जो तस्वीर आप देख रहे हो, ये हैं श्री रंजन गोगोई जी, जो कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, अभी भी हैं, है ना, वर्तमान में। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इन्हें दिया गया है। असम वैभव सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को। ये देश के 2018 से 2019 में देश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और इस पुरस्कार में जो है 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा निम्न 4 व्यक्तियों को भी असम सौरभ पुरस्कार के लिए चुना गया है। तैराक एल्विस अली हजारिका, धाविका हिमा दास को सांस्कृतिक विरासत प्रबंधन विशेषज्ञ किशन चंद नौरियाल को और तिवाक नर्तक नंदीराम देवरी को भी दिया गया है। तो इन 4 लोगों का नाम भी याद रखना है, खासकर धाविका हिमा दास का नाम आपको याद होना ही चाहिए। अगली खबर है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का 19वां स्थापना दिवस मनाया गया है 12 जनवरी को। तो 12 जनवरी को 19वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 19 जनवरी को, है ना। तो NDRF का स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया गया है। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि NDRF इस वर्ष के अंत तक 70,000 से अधिक लोगों को आपदा प्रबंधन से प्रशिक्षित करेगा। NDRF की स्थापना जो है 2006 में की गई थी। तो कुछ स्ट्रेटेजी के भी साथ साथ जानते चलिएगा। पूछा जाए NDRF की स्थापना कब की गई थी, तो 2006 में 19 जनवरी को। वर्तमान में अतुल करवाल जो है वो इसके महानिदेशक हैं, अतुल करवाल। अगली खबर है इंडिया रैंकिंग 4, है ना, जो कि मोस्ट पावरफुल मिलिट्री ग्लोबल फायर पावर नेशन इंडेक्स होता है जो, उससे है ना। तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं क्या होती। बड़ी खतरनाक सी रिपोर्ट आई है। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत ने चौथा स्थान हासिल कर लिया है। ग्लोबल फायर पावर द्वारा इसे जारी किया जाता है। ये 2024 की रिपोर्ट है। रैंकिंग में 145 देश शामिल हुए थे। अमेरिका पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे स्थान पर चाइना और चौथे स्थान पर है हमारा भारत। उसके बाद 5वें स्थान पर दक्षिण कोरिया है। रैंकिंग में 5 निम्नवत शामिल देश जो हैं वो 145वें नंबर पर भूटान है और 144वें नंबर पर मालदोवा। सूरीनाम, सोमालिया और बेनिन जो हैं क्रमशः 143, 142 और 141वें स्थान पर हैं। तो पूछा जाए ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग किसने जारी की है, तो आप सही आंसर करेंगे ग्लोबल फायर पावर द्वारा। पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? अमेरिका ने। भारत का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है भारत का। बागवानी फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है 2022-23 के दौरान। किसने जारी किया है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने जारी किया है। कुछ ज़्यादा याद रखने की इसमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। इनोवेटिव, है ना, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रमुख अनुसंधान और विकास नवाचार मेले का दूसरा संस्करण इनवेंटिव 2024 IIT हैदराबाद में आयोजित किया गया।
उद्घाटन किया था केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका उद्घाटन किया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन से ये खबर है। 9th नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट से ये खबर है और इसमें हम देखते हैं कि 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है नाम शिखर सम्मेलन 2024 युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित किया गया। तो पूछा जा सकता है कि 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 के कहाँ किया गया है, तो युगांडा की राजधानी कंपाला में किया गया है। इस बार की विषय क्या था, थीम क्या थी, तो थीम थी डीपिंग कॉर्पोरेशन फॉर शेयर ग्लोबल एफ्लुएंस, एफ्लुएंस है ना, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए गहरा सहयोग, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए गहरा सहयोग इसका विषय था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी युगांडा के राष्ट्रपति जनरल योवेरी कतुगा मुसेज बेनी ने। सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में देखें तो इसका पहला जो शिखर सम्मेलन था वो बेलग्रेड सर्बिया में 1961 में किया गया था और भारत शुरू से ही इसका समूह सदस्य रहा है, साथ ही भारत संस्थापक सदस्य भी है। 1961 में इसके सदस्य देशों की संख्या 25 हुआ करती थी, वर्तमान में संख्या बढ़कर 120 हो गई है। वर्तमान में इसके 18 देश तथा 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यवेक्षक भी शामिल हैं। तो आपको याद रखना है कि 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है उसका शिखर सम्मेलन युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित किया गया है। विषय क्या है इस बार का, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए गहरा सहयोग, डीपिंग कॉर्पोरेशन फॉर शेयर ग्लोबल एफ्लुएंस, है ना, ये याद रखना है आपको। भारत की ओर से एस जयशंकर शामिल हुए थे और गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में शुरू हुआ था बेलग्रेड सर्बिया से। भारत संस्थापक सदस्य है। 1961 में 25 सदस्य हुआ करते थे और वर्तमान में 120 सदस्य इसमें शामिल हैं। अगला है दृष्टि 10 स्टार लाइनर UAV। पहले तो इसको आप देख लो, ये हवाई वाहन है एक, पहले देख लो ये कैसा दिखता है। तो ये है, इसकी फोटो थोड़ी ब्लर दिख रही है ना, यही है दृष्टि 10 स्टार लाइनर UAV। भारतीय नौसेना का पहला स्वदेश निर्मित मानव रहित वाहन है। अनावरण किया गया है इसका हैदराबाद के द्वारा और अनावरण करता है भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार। दृष्टि स्टार लाइनर है एक उन्नत खुफिया निगरानी और टोही प्लेटफॉर्म है ना। तो इतनी चीज़ें याद रखनी, ये है दृष्टि लाइनर। विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज चीन के द्वारा निर्मित किया गया है। तो सिर्फ इतना ही रखना है याद कि किसके द्वारा किया गया है, याद चीन के द्वारा किया गया है, जिसका नाम है OOCL बालेंसिया। OOCL बालेंसिया इसका नाम है। उस्ताद राशिद खान की बात करें तो उस्ताद राशिद खान जो हैं, उस्ताद राशिद खान ये शास्त्रीय गायक हैं। तो पूछा जा सकता है उस्ताद राशिद खान का संबंध किससे था, शास्त्रीय गायक थे। इनका निधन हो गया है 9 जनवरी को 2024 में, है ना, और उनका जन्म 1 जुलाई 1968 को सहसवान बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगली खबर ये है कि वह रामपुर सहसवान घराने के गायक थे। वे विलंबित ख्याल गायकी में माहिर थे। इनकी तालीम में उन्हें निसार हुसैन खां से मिली थी। तो पूछा जाए उस्ताद राशिद खान का संबंध किससे है, तो शास्त्रीय गायक से। इनका निधन हो गया है 9 जनवरी 2024 को और बदायूं उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। रामपुर साहब घराने के गायक थे। इतना चीज़ें याद रखनी है। नेशनल यूथ डे की बात करते हैं, है ना, नेशनल यूथ डे की बात करते हैं, युवा दिवस की बात करते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को मनाया जाता है, सभी जानते हैं। प्रसिद्ध समाज सुधारक, दार्शनिक और सुप्रसिद्ध विचारक स्वामी विवेकानंद की जयंती पर के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई है 1984 में। 1984 से इसे मनाया जा रहा है इस वर्ष। स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं जयंती थी और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देखें हम तो इनका जन्म जो है स्वामी विवेकानंद का 12 जनवरी 1863 में हुआ था। कब, 12 जनवरी 1863 में, और 4 जुलाई 1902 को जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम जो है वो है नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद की उपाधि उन्हें दी थी खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने उन्हें स्वामी विवेकानंद कहा था। अन्य प्रमुख तथ्यों में आपको याद रखना है कि 1 मई 1897 को उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में की थी। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। 11 सितंबर 1993 को उन्होंने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महाभारत
महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया था स्वामी विवेकानंद थे। तो इतनी चीज़ें आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में भी याद रखनी है। हमने पहले ही बता दिया था कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो स्टैटिक जीके के साथ आगे बढ़ेंगे। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में याद रखना है कि नरेंद्र नाथ दत्त इनका वास्तविक नाम था। स्वामी विवेकानंद की उपाधि इनको खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने दी थी। 161वीं जयंती इस बार मनाई गई है ना, और ये मनाई जा रही है 1984 से। मिसाइल से संबंधित खबर है अब, तो उसको भी देख लेते हैं। नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। किसने किया है? तो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है इसका सफल परीक्षण। कहाँ से? उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से इसका सफल परीक्षण किया गया है। नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। मिसाइल के बारे में जानें। आकाश नाम है इसका। यह स्वदेश निर्मित नवीनतम तकनीक से सुसज्जित है। यह सतह से हवा में मार करने की क्षमता रखती है। कहाँ से? सतह से हवा में मार करने की क्षमता रखती है आकाश मिसाइल। यह मिसाइल लगभग 80 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। इसे डीआरडीओ माफ कीजिएगा इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद द्वारा डीआरडीओ प्रयोगशाला के सहयोग से विकसित किया गया है। अगली खबर है अनलिमिटेड खो-खो से। अनलिमिटेड खो-खो को देखें उससे पहले हम मास्टर्स स्नूकर प्रतियोगिता को देख लेते हैं। तो मास्टर्स 2024 जो है वो स्नूकर की प्रतियोगिता है और आयोजन हुआ था इसका लंदन इंग्लैंड में। खिताब विजेता रही हैं रोनी ओ सुलिवान इंग्लैंड की। स्नूकर विजेता खेल से संबंधित है मास्टर्स 2024। रोनी ओ सुलिवान इंग्लैंड की हैं और उप विजेता रही हैं अली कार्टर, यह भी इंग्लैंड की हैं। रोनी ओ सुलिवान ने रिकॉर्ड 8वीं बार मास्टर खिताब और रिकॉर्ड 23 बार ट्रिपल क्राउन इवेंट को जीता है। अब वह मास्टर के सबसे युवा और सबसे उम्रदराज विजेता दोनों हैं। एडिलेड इंटरनेशनल की बात करें तो यह भी टेनिस प्रतियोगिता है। क्या है यह? टेनिस प्रतियोगिता है। वहीं मास्टर्स क्या है? तो मास्टर्स आपने देखा स्नूकर से संबंधित है। एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस की एक प्रतियोगिता है और एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया है। विजेता के रूप में जिरी लेहेका चेक गणराज्य की और उप विजेता के रूप में जैक डाबर इंग्लैंड की याद रखना है आपको। महिला विजेता में मास्टर्स में महिला विजेता में जेलेना ओस्टापेंको और उपविजेता में डारिया कसाटकिना का नाम याद रखना है। पुरुष सिंगल में आपको याद रखना है राजीव राम और जो सैलिसबरी का। वहीं उपविजेता में नाम याद रखना है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन का। अगली खबर है पेट्रोनास मलेशिया ओपन 2024 है भी वह बैडमिंटन की प्रतियोगिता है। कौन सी? पेट्रोनास मलेशिया ओपन बैडमिंटन की प्रतियोगिता है और मलेशिया में आयोजित हुई थी कुआलालंपुर में। विजेता कौन रहा है? तो पुरुष विजेता में एंडर्स एंटोन सेन डेनमार्क के और सी यू की चीन के जो है उनको पराजित किया था पुरुष एकल में। वहीं महिला एकल में आन से यंग दक्षिण कोरिया के इन्होंने पराजित किया था ताइवान की ताई ज्यू इन को। पुरुष युगल विजेता रहे थे लियांग बैन केई और बांग चांग, दोनों चीन की थी। महिला युगल विजेता रही थी लिू सेन सू और टेन निंग, दोनों ही चीन की हैं। वही मिश्रित युगल विजेता में यूता वातानबे व अरिसा हिगासेनो, दोनों ही जापान से संबंधित हैं। युगल विजेता में पुरुष युगल में सात्विक साईराज रकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, दोनों ही भारत के हैं। ये युगल विजेता में रहे हैं, है ना। वहीं महिला युगल में झांग झू जियान और झेंग झू, दोनों ही चीन के रहे हैं। तो ये महिला युगल में विजेता रहे हैं। किसमें? पेट्रोनास मलेशिया ओपन में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में बात करनी है हमें। तो जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है वह हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के मध्य क्या हुआ है? समझौता हुआ है। कब हुआ है? जनवरी 2024 में। किस लिए? आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत
ग्रामीण समुदाय के लाभार्थियों के जीवन में वित्तीय समावेशन को लाने के लिए। तो देखो, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है इन्होंने समझौता किया है ताकि आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके और ग्रामीण समुदाय के लाभार्थियों को वित्तीय समावेशन से जोड़ा जा सके। यह सहयोग किया गया है हिंदुस्तान जिंक के परिचालन क्षेत्रों के आसपास सामुदायिक लाभार्थियों के जीवन पर स्थायी प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ डाक विभाग संचालन मंत्रालय के द्वारा की गई थी। वहीं आईपीपीबी को 1 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। अब हमें देखना है पृथ्वी विज्ञान योजना है। ये पृथ्वी विज्ञान योजना को देखना है बड़े ध्यान से। अगली न्यूज है जो एक योजना से है, पृथ्वी विज्ञान योजना है ना। तो कौन है इसका मंत्रालय, कौन सा है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसके लिए व्यापक योजना है और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है इसको। 5 जनवरी 2024 से लागू है ये योजना और 2021 से 2026 तक के लिए है। तो क्रियान्वयन किए जाने की मंजूरी 5 जनवरी 2024 को मिली है, लेकिन जो कार्यान्वयन अवधि थी इसकी 2021 से 26 तक थी, है ना। तो इतनी चीज़ें याद रखनी है। तो पूछा जाए पृथ्वी विज्ञान योजना के बारे में तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है ना, और 5 जनवरी 2024 की डेट याद रखनी है और कार्यान्वयन अवधि 21 से 26 याद रखनी है। इसके अंतर्गत 5 उप योजनाएं भी संचालित हैं, उनको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला है एक बीमा योजना से संबंधित। तो नियोजित आकस्मिक भुगतान वाले श्रमिकों के लिए समूह योजना की बात की जा रही है। इसको मंजूरी मिली है जनवरी 2024 में। किसके द्वारा? रक्षा मंत्री के द्वारा। किस लिए? सीमा सड़क संगठन रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स द्वारा विभिन्न जारी परियोजनाओं के लिए कार्य के लिए ये बीमा योजना लागू की गई है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक मीटिंग जो है वो हुई है। तो विश्व आर्थिक मंच की जो 54वीं वार्षिक बैठक है उसका आयोजन जो है वो दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया है। तो पहले तो आपको यही याद रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल समिट हुई है वो कहाँ पर हुई है? दावोस स्विट्जरलैंड में हुई है। क्या रहा है इसका विषय? तो थीम रही है विश्वास का पुनर्निर्माण, है ना। विश्वास का पुनर्निर्माण इसकी थीम रही है। सिर्फ इतनी ही चीज़ें याद रखनी है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, अंदर की चीज़ों को याद रखने की जरूरत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं सीधे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को बड़े विस्तार से पढ़ना है और इनको अच्छे से समझना है चीज़ों को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का इस बार 6ठा संस्करण आयोजित किया गया था। कौन सा? 6ठा संस्करण आयोजित किया गया था। आयोजित हुआ था ये 19 से 31 जनवरी 2024 के मध्य, और कहाँ पर? मेजबान राज्य था इस बार तमिलनाडु। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 6ठा संस्करण है तमिलनाडु में आयोजित हुआ था। मेजबान शहरों में आपको चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर को याद रखना है। आधिकारिक शुभंकर जो था वो था बीरा मंगई रानी बेलू नचियार। तो पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का शुभंकर क्या था, तो बीरा मंगई रानी बेलू नचियार इसका शुभंकर था। इसमें 5600 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया था और पहली बार जो है वो स्क्वैश गेम को जोड़ा गया था। आगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखें तो इसमें 5 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है। किसने? वृत्ति अग्रवाल ने, जो कि तैराक हैं। इन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। सबसे अधिक तैराक हैं वृत्ति अग्रवाल ने। पदक तालिका में शीर्ष स्थान रहा है किसका? महाराष्ट्र का। तो पदक तालिका में शीर्ष स्थान रहा है महाराष्ट्र का और महाराष्ट्र द्वारा 158 पदकों को जीता गया है। पदक तालिका में उत्तर प्रदेश का स्थान 7वां रहा है, जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब जानने की जो ज़रूरत है वो मध्य प्रदेश की है, तो इसमें दिया नहीं है मध्य प्रदेश के ना, कोई बात नहीं। सिर्फ आप इतना याद रखो 6वें यूथ गेम्स में जो है तमिलनाडु में हुए हैं और उन्हें महाराष्ट्र ने पहला स्थान हासिल किया है। संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना जो है यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। इस पर मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार और भारत सरकार के मध्य जो है तीनों सरकारों के मध्य समझौता हुआ है। पार्वती कालीसिंध और चंबल लिंक परियोजना। इसमें पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्रों के 13 जिलों में पेयजल और औद्योगिक जरूरतों को पूरा किया जाएगा। तो इतना ही याद रखना है बस। महतारी बंधन योजना। महतारी बंधन योजना जो है ये जैसे लाडली बहना योजना है ना मध्य प्रदेश की, ऐसे ही ये योजना है महतारी बंधन योजना। प्रतिवर्ष साल में 12,000 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे। इसमें किस राज्य की है? छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल द्वारा लागू की गई है इस योजना को, महतारी बंधन योजना।
आगे बढ़ते हैं। तो FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप जो है ओमान में हुआ है। तो पूछा जाए पुरुष FIH हॉकी विश्व कप कहाँ हुआ है, तो पहला तो यही याद रखना है कि ओमान में हुआ है। मेजबान शहर था ओमान का मस्कट, है ना। और आयोजन तिथि याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखना है आयोजन स्थल हॉकी ओमान स्टेडियम अल अमीरात, है ना। इसमें 16 टीमें प्रतिभागी थीं और विजेता रही है नीदरलैंड्स ने पहला खिताब जीता है पुरुष FIH हॉकी में। उपविजेता रही है मलेशिया। तो नीदरलैंड जो है विजेता और उपविजेता मलेशिया रही है। तीसरा स्थान ओमान का ही रहा है। शीर्ष स्कोरर रहे हैं वहीदा राणा पाकिस्तान की, इन्होंने 23 गोल किए। साथ ही पुरुष हॉकी FIH को देखा है, तो महिला हॉकी FIH 2024 को देख लेते हैं। इसका भी आयोजन ओमान में ही किया गया है और इसमें भी विजेता टीम जो है वो नीदरलैंड रही है, लेकिन यहाँ उप विजेता है भारत और तीसरा स्थान पोलैंड का रहा है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी जो हैं वो दिया गया है पुरस्कार दीपिका सोरेंग को। सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है किसमें, FIH हॉकी वर्ल्ड कप में वुमेन में, जो कि ओमान में हुआ था। अब हम एक ड्रोन की बात कर लेते हैं। भारत का पहला खनिज अन्वेषण मारुत ड्रोन वितरित किया गया है किसको, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को ये वितरित किया गया है। किसने निर्माण किया है, हैदराबाद अवस्थित मारुत ड्रोन टेक प्राइवेट लिमिटेड ने इसको बनाया है, इतना ही याद रखना है। INS निरूपक सेवा मुक्त हो गया है, तो इसको रिटायर कर दिया गया है किसको, INS निरूपक सेवा मुक्त हो गया है। यह नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में था पहले, किसकी अध्यक्षता में, वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा की अध्यक्षता में। कितने वर्षों के बाद सेवा मुक्त हुआ है, तो 38 वर्षों के बाद जो है सेवा मुक्त हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है वो जारी कर दी गई है और इसमें जनवरी 2024 में बताया गया है। देखो मैं सिर्फ वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो MPPSC के लिए महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि PDF तो बहुत बड़ी है, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं हमें, तो जो चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं वो छोड़ देते हैं। तो देखो पूछा जाए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है कि वाशिंगटन DC में जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसके द्वारा जारी की गई है। दूसरा, वैश्विक विकास दर हमें याद रखनी है और भारत की याद रखनी है और कोई सी भी हमें याद नहीं रखनी है। तो वैश्विक विकास दर 2024 के लिए 3.1% है और 25 के लिए 3.2। वहीं भारत की विकास दर जो है वो अनुमानित है, ये सब है ना। तो 2024 में भी 6.5 है और 2025 में भी 6.5 जो है वो अनुमान लगाया गया है किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी कर दिया है। कहाँ पर कितना करप्शन है ये देख लेते हैं। तो पूछा जाए कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो 2023 का जारी किया गया है कौन जारी करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। आपको याद रखना है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो संस्था है वो जारी करती है और इसमें 180 देशों का आकलन किया गया है। यह जो सूचकांक है 0 से 100 तक अंकों का विस्तारित है, जिसमें 0 का अर्थ है भ्रष्टाचार सर्वाधिक भ्रष्ट देश है वो, जिसका 0 स्कोर मिलता है वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देश होता है। लेकिन जहाँ स्कोर जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो भ्रष्टाचार का आकलन जो है कम होता जाता है ना। और जिसको 100 स्कोर मिलता है वो सर्वाधिक ईमानदार कहलाता है। तो देखते हैं सूचकांक में शामिल 5 देश जो हैं, डेनमार्क को 90 स्कोर मिला है ना, तो यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर भ्रष्टाचार है। फिनलैंड को 87, न्यूजीलैंड को 85, नॉर्वे को 84 और 83 रहा है सिंगापुर का। तो डेनमार्क को विशेष रूप से याद रखना है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में कि सबसे ऊपर है 90 स्कोर के साथ। वहीं निम्नवत 5 देशों में देखें तो सबसे गिरी हुई स्थिति है सोमालिया की। सोमालिया का स्कोर मात्र 11 है ना। फिर वेनेजुएला का नाम आता है, सीरिया, दक्षिणी सूडान, यमन, इनका नाम आता है इस प्रकार से। भारत की बात करें तो इसमें भारत कजाकिस्तान, लेसोथो और मालदीव के साथ संयुक्त रूप से 93वें स्थान पे रहा है। समझ रहे हो ना आप, 93वें स्थान पे। गत वर्ष भारत 85वें स्थान पे था, अब 93वें स्थान पर पहुंच गया है। मतलब भारत में भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ा है। इन सभी देशों का संयुक्त स्कोर 39 है और 39वें स्कोर के साथ भारत 85वें स्थान से खिसक कर 93वें स्थान पर पहुंच गया है।
भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति देखें तो भूटान का 26वां स्थान है। मतलब भूटान की भारत से बहुत अच्छी स्थिति है भ्रष्टाचार के मामले में। मतलब भूटान का भारत से बहुत कम भ्रष्टाचार है। चीन में भी भारत से कम भ्रष्टाचार है। नेपाल में भारत से अधिक भ्रष्टाचार है। श्रीलंका में भारत से अधिक, पाकिस्तान में भारत से अधिक और बांग्लादेश में भारत से अधिक भ्रष्टाचार है। ब्रिक्स देशों की स्थिति देखें तो भारत एवं चीन के अलावा दक्षिण अफ्रीका का 83वां स्थान है, ब्राज़ील का 104वां स्थान है और रूस का 141वां स्थान है। ब्रिक्स के बारे में आपको कौन-कौन से फैक्ट याद हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम भी देखें कि किस-किस को ब्रिक्स के बारे में याद है, किस-किस को जानकारी है ब्रिक्स के बारे में। और जो बच्चे आज ब्रिक्स के बारे में कमेंट बॉक्स में बताएँगे, मैं ज़रूर उनका अगले वीडियो में नाम लूँगा और उनकी तारीफ़ भी करूँगा कि हाँ, इनको याद है। गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दास्तों और झांकियों का पुरस्कार जो है 2024 में केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट द्वारा प्रदान किए गए हैं। क्या है, निर्णायक मंडलों के मूल्यांकन के आधार पर जो प्राप्त परिणाम हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ 3 झांकियां हैं। प्रथम पुरस्कार उड़ीसा की विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण को दिया गया है। तो प्रथम पुरस्कार जीता है उड़ीसा की विकसित भारत महिला सशक्तिकरण। और दूसरा पुरस्कार मिला है गुजरात की धोर्डो। गुजरात के सीमा पर्यटन का एक वैश्विक प्रतीक है धोर्डो को, है ना। और तीसरा पुरस्कार मिला है तमिलनाडु। प्राचीन तमिलनाडु की कुदाबोलाई प्रणाली लोकतंत्र की जननी है, उसे माना जाता है तीसरा पुरस्कार। तो पहला पुरस्कार उड़ीसा, दूसरा पुरस्कार गुजरात को और तीसरा पुरस्कार तमिलनाडु को है। सर्वश्रेष्ठ 3 झांकियाँ ना, सर्वश्रेष्ठ झांकी मंत्रालय विभाग संस्कृति मंत्रालय को भारत लोकतंत्र की जननी जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है मंत्रालय को, किसको, संस्कृति मंत्रालय को। तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता जो था वो सिख रेजिमेंट की टुकड़ी को दिया गया है, किसको, सिख रेजिमेंट की टुकड़ी को। इसके अलावा आपको ये सब चीज़ें याद नहीं रखनी है ना। अच्छा, एक प्रश्न है ये, भारतीय तटरक्षक बल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो जिसको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि कब मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, 31 जनवरी को, 1 फरवरी को या 29 जनवरी को। जितने भी MCQ हैं ना करंट अफेयर्स के, हम सारे के सारे MCQ लगाएंगे, है ना। जैसे ही करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है तो आप निश्चिंत रहिएगा। इसका सही आंसर है 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है। इससे संबंधित तथ्यों को देखें तो 48वां भारतीय तटरक्षक बल दिवस जो है वो 1 फरवरी 2024 को मनाया गया है। इसकी शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 1977 को। ध्येय वाक्य है वयम रक्षाम। भारतीय तटरक्षक बल का ध्येय वाक्य क्या है? वयम रक्षाम। और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। वर्तमान में राकेश पाल जो है भारतीय तटरक्षक बल के निदेशक हैं। तो 1 फरवरी की डेट आपको याद रखनी है। सौर एनर्जी है ना, जो सुरक्षित एनर्जी है उससे संबंधित है। तो स्वच्छ ऊर्जा, पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया गया है 26 जनवरी को। तो कब मनाया गया है? पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 26 जनवरी को मनाया गया है। 26 जनवरी 2009 को अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी इरेना के स्थापना के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को मनाया जाता है पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस। उद्देश्य क्या है? स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ से। हाँ, ये जो आप याद रखना है, ये पॉइंट मैंने इसलिए इसको हटाया नहीं था कि बना रहे PDF में। कोयला, तेल, गैस लगभग 90% वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए हम इनको कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? स्वच्छ ऊर्जा को उपयोग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण नाम है और ये न्यूज़ भी बहुत महत्वपूर्ण है। सतनाम सिंह संधू जो हैं इनको राज्यसभा भेजा गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, उच्च सदन में भेजा गया है। ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर और प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं। आप जानते होंगे कि संविधान का जो अनुच्छेद 80(1) है, 80(1)(a) एवं 3 के तहत राष्ट्रपति जो है संविधान में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति रखता है, जिसमें साहित्य, विज्ञान, कला एवं सामाजिक सेवा शामिल है। और यह जो राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया है, किस देश से ली है हमने? तो यह ली है हमने आयरलैंड से। यह भी आपको याद रखना है। एक महत्वपूर्ण न्यूज ये है कि एशियाई क्रिकेट परिषद जो है उसके अध्यक्ष के रूप में जय शाह को चुना गया है। ये वही जय शाह हैं जिसको क्रिकेट के बारे में कोई नॉलेज है नहीं, है ना, लेकिन अमित शाह जी के पुत्र हैं, इसलिए इनका प्रमोशन पे प्रमोशन होए जा रहा है।
किसमें? एशियाई क्रिकेट परिषद की आम बैठक में ये फैसला लिया गया है कि एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष जयसाय को चुना गया है। इनका कार्यकाल जो है सर्वसम्मति से बढ़ा दिया गया है 1 वर्ष के लिए। श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष सम्मी सिल्वा ने इनका जो विस्तार है वो किया है। विशेष तथ्य क्या है? जयसाय तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं। भारत में रामसर स्थलों अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो वेटलैंड्स हैं उनकी सूची में 5 नए वेटलैंड्स शामिल किए गए हैं, है ना। तो इनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 5 नए वेटलैंड शामिल किए गए हैं, उनमें अंक समुद्री पक्षी संरक्षण रिजर्व जो कि कर्नाटक का है, अंक समुद्री पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, अघाना सीनी एस्चुरी कर्नाटक, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक और कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु और लांगवुड सोला रिजर्व वन अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु का, ये 5 रामसर साइट्स में शामिल किए गए हैं। अब भारत में रामसर साइट की कुल संख्या जो है वो 80 याद रखनी है आपको। कितनी हो गई है? 80 हो गई है वर्तमान में। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सूची में शामिल करने के साथ रामसर स्थलों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र में भी वृद्धि हो गई है। भारत में सर्वाधिक 16 रामसर स्थल अब तमिलनाडु राज्य में हैं, जबकि 10 रामसर स्थल के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। यह भी आपको याद रखना है। कुछ और चीज़ें याद रखनी है जिनको मैंने पीडीएफ में जोड़ रखा था। पीडीएफ तो देखो बड़ी बनाई जाती है, उससे सभी चीज़ें पढ़ने की नहीं होती है ना। विश्व वेटलैंड्स दिवस जो है 2024 का विषय है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। तो 2024 के विश्व वेटलैंड्स डे जो है ना उसकी थीम्स आपको याद रखनी है, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। भारत में विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 का आयोजन 2 फरवरी 2024 मध्य प्रदेश के इंदौर में नामित रामसर स्थल सिरपुर झील में किया गया था। तो यह भी आपको याद रखना है। 1971 में ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित रामसर कन्वेंशन की पुष्टि भारत ने 1 फरवरी 1982 को की थी। तो यह भी आपको याद रखना है। अगली खबर है एक पुस्तक से। पुस्तक का नाम है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारतस मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी, इसका ये टाइटल है ना। विमोचन किसने किया है? तो उपराष्ट्रपति जी ने इसका विमोचन किया है और इसके जो लेखक हैं वो है मनसुख मांडविया। इसके लेखक हैं जो कि रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मांडविया। इन्होंने इनको लिखा है। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारतस मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी, ये आपको याद रखना है। द अमेरिकन एक्सप्रेस 2024 की बात करें तो ये क्या है? ये गोल्फ की प्रतियोगिता है। पूछा जाए द अमेरिकन एक्सप्रेस का संबंध किससे है? तो गोल्फ से है और आयोजन स्थल रहा है कैलिफोर्निया, है ना। ये अमेरिका विशेष से संबंधित नहीं है, सिर्फ नहीं आप नाम से समझे कि अमेरिका से है, ऐसा नहीं है। ये नाम है द अमेरिकन एक्सप्रेस 2024। इसमें अलग अलग देशों की जो खिलाड़ी होते हैं वो शामिल होते हैं। गोल्फ की प्रतियोगिता है, इतना याद रखना है बस। एशियन शॉटगन चैंपियनशिप, है ना, तो ये शॉटगन कुवैत सिटी में आयोजित की गई है और इस बार भारत में पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा है। भारत ने कुल 8 पदक जो है वो जीते, 1 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक भी जीते एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में जो आयोजित हुई थी कुवैत सिटी में आयोजित की गई थी। भारत की तरफ से स्वर्ण पदक जीता है महेश्वरी चौहान, राजादा ढिल्लो और गनेमत शेखों ने। तो भारत तीसरे स्थान पे रहा है। पहले स्थान पे रहा है इसमें कौन? चीन। और दूसरे स्थान पे रहा है ताइवान। तो आपको याद रखना है कि एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में पहले स्थान पर चीन, दूसरे पे ताइवान और तीसरे पे भारत। भारत की तरफ से जो रजत पदक हैं अनंतजीत सिंह नरूका पुरुषों की स्कीट स्पर्धा, रायजा ढिल्लो और मनीषा कीर श्रेयसी सिंह और भाव्य त्रिपाठी का नाम आपको याद रखना है। अगली न्यूज है इंडियन यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम से। तो भारत और संयुक्त राज्य व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्रिमंडलीय स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है ना। और बैठक की अध्यक्षता जो है वो पीयूष गोयल ने की है और अमेरिका की ओर से राजदूत कैथरीन ताई ने की थी। ये जो बैठक है खनिज व्यापार सुविधा आपूर्ति श्रृंखलाओं सहित भविष्य की संयुक्त पहलों के शुभारंभ के लिए फाउंडेशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इतना याद रखना है। पूछा जाए कि भारत संयुक्त राज्य व्यापार नीति फोरम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। जब इनके एमसीक्यू लगाएंगे हम तो आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक सर्वे किया गया है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन है ये।
उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण है जो कि 2021 जारी किया गया है। किसने किया है? शिक्षा मंत्रालय ने किया है भारत के, है ना। रिपोर्ट की कुछ प्रमुख बातों को देखें तो इसमें 2021-22 में लगभग 4.33 करोड़ हो गया है क्या उच्च शिक्षा में कुल नामांकन। तो इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो कि जो हायर एजुकेशन के लिए ऑल इंडिया सर्वे की रिपोर्ट जारी की गई है वो किसने की है? तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने की है। हाँ, ये नाम महत्वपूर्ण है, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। ये मलेशिया के 17वें राजा बने हैं। कौन बने हैं? मलेशिया के 17वें राजा। थोड़ा सा मलेशिया के बारे में जान लें तो मलेशिया की राजधानी जो है कुआलालंपुर है ना। और मुद्रा है मलेशियन रिंगगिट। वर्तमान प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम हैं और सुल्तान कौन बने हैं? 17। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को 17वां सुल्तान बनाया गया है। हाँ, जिसकी अभी हम ऊपर बात कर रहे थे वो डे आ गया है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया है ना। और इस बार विश्व विषय क्या रहा है? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल बीइंग, आर्द्रभूमियाँ एवं मानव कल्याण। 2 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व आर्द्रभूमि दिवस का 2024 का मुख्य विषय रहा है। इतना ही याद रखना है आपको बस, है ना। यह दिवस जो है 1997 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। कब से? 1997 से। भारत में रामसर साइटों की संख्या 80 हो गई है। कितनी हो गई है? 80 हो गई है। अगली खबर एक मेले से है ना। तो मेला को देख लेते हैं, कौन सा मेला है? 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024। तो ये सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है। कहाँ पर? फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया है। उद्घाटन किया था राष्ट्रपति जी ने, है ना। और मेले के भागीदार देश रहे हैं तंजानिया। इस बार मेले की थीम आधारित है गुजरात राज्य पर, तो इतनी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित हुआ है? फरीदाबाद हरियाणा में, इतना याद रखना है। किसी भी भारतीय पीएसयू द्वारा जारी पहला एन हरित बॉन्ड जारी किया गया है। किस भारतीय के द्वारा? आरईसी जो लिमिटेड है, आरईसी द्वारा, इसके द्वारा हरित बॉन्ड जारी किया गया है। ये याद रखना है, पहली पीएसयू बन गई है आरईसी लिमिटेड। क्या होता है हरित बॉन्ड? ये जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, जब मेंस की क्लासें लगेंगी तो उसमें अलग प्रकार का आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। एक अभ्यास के बारे में जान लेते हैं। अभ्यास डेजर्ट नाइट जो है ये भारतीय क्षेत्र में अरब सागर के ऊपर संचालित हुआ है। किसके द्वारा? भारतीय वायुसेना के द्वारा। तो आपको याद रखना है, अभ्यास डेजर्ट नाइट के बारे में पूछा जाए तो अरब सागर के ऊपर संचालित हुआ है। किसके द्वारा? भारतीय वायुसेना के द्वारा। सिर्फ इतना याद रखना है ना। तो ये किया गया है अरब सागर के ऊपर, जिसका इमेज आप देख पा रहे हो। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करते हैं। 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 24 जनवरी को। इस बार उद्देश्य क्या रहा है? मुख्य विषय क्या रहा है? तो लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, है ना। स्थायी शांति के लिए सीखना, इसका उद्देश्य रहा है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का, जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो तारीख भी याद रखनी है और मुख्य विषय भी आपको याद रखना है। भारत रत्न पुरस्कार 2024 की बात करें तो 23 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी वक्तव्य के अनुसार देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को प्रदान किया जाएगा। तो 2024 का जो भारत रत्न पुरस्कार है कर्पूरी ठाकुर को भी दिया जा रहा है ना। 24 जनवरी 2024 को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई गई और उनका जन्म 1924 में हुआ था। वह भारत रत्न पाने वाले बिहार के 5वें व्यक्ति बन गए हैं। इन्हें जन नायक के नाम से भी जाना जाता है। तो कर्पूरी सिंह ठाकुर का नाम आपको याद रखना है। भारत रत्न पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, स्टैटिक जीके से कुछ चीज़ें हैं। तो देखो, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और शुरुआत हुई थी 1954 में, आपको याद रखना है। इस पुरस्कार की लिए सिफारिश जो है प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को ही की जाती है। प्रधानमंत्री करते हैं सिफारिश, किससे? राष्ट्रपति से। इस वार्षिक पुरस्कारों की संख्या एक वर्ष में अधिकतम कितनी हो सकती है? 3 लोगों को दिया जा सकता है। तो ये शायद दूसरा नाम है, पहले एक हम नाम पढ़ चुके हैं ना MS स्वामीनाथन का। एक कर्पूरी सिंह ठाकुर का दूसरा नाम है, अभी एक नाम और आएगा आगे। इसके साथ ही भारत में अब तक कुल सम्मानित व्यक्तियों की संख्या जो है वो 49 हो गई है, जिनको भारत रत्न दिया जा चुका है। अगला है जोसेफ बोकाई नाम, है ना। ये लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे।
कौन? जोसेफ बोकाई, लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में। है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है एक देश लाइबेरिया। मोनरोविया इसकी राजधानी है और लाइबेरियाई डॉलर जो है यहाँ की मुद्रा है। ये हैं वो शख्स जिनका हम नाम अभी देख रहे थे, क्या है? जोसेफ बोकाई। तो लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं जोसेफ बोकाई, इनका नाम याद रखना है आप। तो वाटर विजन @2047 आगे की राह पर अखिल भारतीय सचिव सम्मेलन महाबलीपुरम तमिलनाडु में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया गया है। क्या है? अखिल भारतीय सचिव सम्मेलन है ये वाटर विजन 2047 के लिए, तो इतना याद रखना है। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड भारत के भारतीय मूल के वकील अजीत मिश्रा को प्रदान किया जाएगा। कौन सा अवार्ड? सिटी फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड। सिर्फ इतना ही याद रखना है, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आप बताएंगे क्या है इसका आंसर। जनवरी 2024 में NFSU का 5वां अंतर्राष्ट्रीय एवं 44वां अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा गांधीनगर में आयोजित किया गया है। किसके द्वारा आयोजित हुआ है? नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको जारी किया गया है। आप लोग तो अभी वीडियो देख रहे हो, लेकिन इतना कौन याद कर रहा है जो हिचकियों पे हिचकियाँ आई जा रही हैं, है ना। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की बात करते हैं, कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। चीज़ें जब याद रहती हैं जब आप रिवीजन करते हो, अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो चीज़ें याद नहीं रहती हैं ना। बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार की जो उद्देश्य है बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना, बालिकाओं को उनकी शिक्षा एवं पोषण के महत्व को लेकर जागरूक करना। यह दिवस कौन मनाता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ये पहल है और यह पहली बार जो है 2008 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, यह भी याद रखना है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। मतदाता दिवस की भी बात कर लेते हैं, तो इस बार जो है 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। कब? 25 जनवरी 2024 को 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। इस बार का जो विषय था, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। और यह जो है प्रतिवर्ष 2011 से मनाया जा रहा है। अगर यह 2011 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है तो इस बार एक कौन सी क्रम का है? 14वें क्रम का है, क्योंकि 2024 चल रहा है। उल्लेखनीय है कि 25 जनवरी 1950 को ही भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी और भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना का 75वां वर्ष मना रहे हैं हम। मुख्यालय कहाँ है इस आयोग का? नई दिल्ली में है ना, भारत निर्वाचन आयोग का। अगली खबर ये है कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में, है ना, जो कि 721 फीट हाइट होगी जिसकी। तो विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाया जा रहा है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। निर्माण कर रहा है कौन? श्री राम वैदिक एवं संस्कृति ट्रस्ट के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। ऊंचाई कितनी होगी? 721 फीट इसकी ऊंचाई होगी। और जो अयोध्या में राम मंदिर बना है उसका 161 फीट ऊंचाई है ना। और पर्थ में बनने वाले मंदिर परिसर में 55 एकड़ भूमि पर सनातन वैदिक विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इसमें सोलर पैनल लगाए जाएंगे, है ना। तो सूर्योदय योजना की जो शुरुआत है, बैठक के संबंध में बैठक हुई थी 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री आवास पर। अध्यक्षता की थी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। और योजना का लक्ष्य है निम्न और मध्यम आय वाले जो व्यक्ति हैं उनको रूफटॉप सौर ऊर्जा की स्थापना के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य। उद्देश्य 1 करोड़ घरों में रूफटॉप और सौर ऊर्जा स्थापित करना इसका उद्देश्य है। अगली खबर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खेल जगत से है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वर्ष की पहली टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है और वर्ष में 4 होती हैं ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता। ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गई है ना, ऐसे 3 और होती हैं। तो ये वर्ष की पहली है जो कि जनवरी माह में आयोजित की गई है। कहाँ पर? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। ये 112वां संस्करण था। इसमें पुरुष एकल में जो विजेता रहे हैं वो हैं, इसमें सारे के सारे नाम याद रखने हैं आपको, है ना, बैडमिंटन से संबंधित है ये। तो जैनिक सिनर जो कि इटली के हैं, ऑस्ट्रेलियाई ओपन में जैनिक सिनर इटली के, और डेनिल मेदवेदेव जो हैं वो रूस के हैं जो कि उप विजेता रहे हैं।
महिला एकल में विजेता रही हैं एरिना सबालेंका जो कि बेलारूस की हैं, और उप विजेता रही हैं झेंग किनबेन जो कि चीन की हैं। पुरुष युगल में बात करें तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, विजेता रहे हैं रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन। वहीं महिला युगल विजेता में हसीह सू बेई ताइवान की और एलिसे मर्टेंस बेल्जियम की विजेता रही हैं। मिश्रित युगल विजेता में हसी सुई बेई ताइवान और जेन जिलिंस्की पोलैंड की विजेता रही हैं। इसको हमने देख ही लिया है ना, तो इसमें कुछ जानकारी ऐसी है नहीं। ह्यूमन लाइक एआई अनुवादिनी, इसको याद रखना है। ये क्या है अनुवादिनी ऐप? ये 2024 में बहुभाषी शिक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित प्लेटफॉर्म है। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि बहुभाषी ऐप है अनुवादी, और किसके लिए है? शिक्षा के लिए, शिक्षा से संबंधित है। नेशनल टूरिज्म डे की बात करेंगे जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, नेशनल पर्यटन दिवस। अभी 25 जनवरी को एक और दिवस देखा था, कौन सा देखा था? जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या विषय था उसका, वही भी कमेंट कीजिए। एक्सीओ मिशन 3 जो है, ये स्पेस एक्स जो रूस की संस्था है स्पेस एक्स, उसने लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? एक्सीओ मिशन 3, है ना। कहाँ से लॉन्च हुआ है? तो ये फ्लोरिडा यूएसए से लॉन्च हुआ है। किस रॉकेट द्वारा? फॉल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किया गया है। देश में शोध आधारित पहला आईआईटी सैटेलाइट परिसर उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश से संबंधित खबर है, इसलिए आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो पूछा जाए देश में शोध आधारित पहला आईआईटी सैटेलाइट परिसर कहाँ आयोजित किया जा रहा है, कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो उज्जैन के, मध्य प्रदेश के उज्जैन में बनाया जा रहा है। हैंडबॉल चैंपियनशिप के बारे में बात करेंगे। ये एशियाई पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप है जो बहरीन में आयोजित की गई थी। खिताब को विजेता रहा है कतर और उप विजेता रहा है जापान। भारत इस प्रतियोगिता में 16वें स्थान पर रहा था। तो पूछा जाए एशियाई पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप में कौन विजेता रहा है? तो कतर। आयोजित कहाँ हुई थी? बहरीन में। और उप विजेता कौन रहा है? जापान। तीसरा स्थान बहरीन का। विशेष तथ्य क्या है? भारत इस प्रतियोगिता में 16वें स्थान पर रहा है। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को विलय को मंजूरी मिल गई है। ये दो क्या है? ये बैंकिंग से संबंधित शाखाएं हैं जिनका विलय किया जा रहा है। किसका? फिनकेयर का और एयू का। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इसको मंजूरी दी है ना। ये विलय हो जाएगा इनका, हो जाने दो, अच्छी बात है, दोनों बैंकिंग कंपनियां हैं। अगली खबर थोड़ी सी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसको लिया था। संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति की स्थापना से संबंधित प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दे दी। इसमें भारत और डोमिनिक गणराज्य के बीच हस्ताक्षर हेतु यह मंजूरी दी गई है। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप का आयोजन हांगकांग में किया गया था। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप, नाम से ही समझ गए होंगे आपकी, मैराथन चैंपियन है ये, है ना, मैराथन चैंपियनशिप है। स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं पुरुष मैराथन का परिणाम रहा है कि स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं भारत के मानस हैं, है ना। तो मानस हैं एक मैराथन खिलाड़ी हैं, है ना, और इन्होंने 2 घंटा 14 मिनट 19 सेकंड में इसको जीता है। वहीं रजत पदक जीता है हुआन योंगझेंग के जो कि चीन के हैं। कांस्य पदक जीता है त्याब कीन इलिया किर्गिस्तान की हैं। महिला मैराथन का परिणाम ये रहा है कि मंगोलिया की गेल बद्र सेखिन और सिसेग सेखान विजेता रही हैं। वहीं रजत पदक गुलसाई नोई सतारोवा ने जीता है। ये कैसे नाम होते हैं, कैसे याद होंगे? महिलाओं की मैराथन में भारत की अश्विनी मदन जाधव 8वें स्थान पर रही हैं, है ना। और गोपी थोकानल ने वर्ष 2017 में स्वर्ण पदक जीता था, गोपी थोकानल ने। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप की बात करें 2024 की, तो हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुई है। ये राष्ट्रीय स्तर की है ना, राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप हॉकी से संबंधित है। तो पुरुष एवं महिला वर्ग में आयोजित की गई थी। महिला वर्ग का संस्करण 11वां था, पुरुष वर्ग का 13वां था। पुरुष वर्ग का परिणाम जो रहा है उसमें विजेता रहा है लद्दाख और उप विजेता रहा है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। वहीं महिला वर्ग में आईटीबीपी, है ना, भारत तिब्बत सीमा
पुलिस जो है ना महिला वर्ग में विजेता रही है और लद्दाख उप विजेता रहा है। आईसीसी अवार्ड की बात करेंगे, है ना, तो आईसीसी अवार्ड जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड हैं 2023 के, इसकी घोषणा जनवरी 2024 में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है आईसीसी, इसने की है, घोषणा करता है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर में सर गरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दी जाती है, पैट कमिंस को दी गई है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में किसे दिए चुना गया है? पैट कमिंस को चुना गया है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर रोचेल हेलो फिंट ट्रॉफी दी जाती है, इसमें नट साइबर ब्रंट इंग्लैंड की हैं जो उनको चुना गया है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर में उस्मान ख्वाजा जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनको चुना गया है। ये सभी क्रिकेटर हैं ना। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष वनडे क्रिकेटर में विराट कोहली को चुना गया है जो कि भारत के हैं, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष वनडे क्रिकेटर। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर जो हैं वो चमारी अट्टापट्टू श्रीलंका की हैं, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर, है ना। और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 क्रिकेटर के रूप में सूर्य कुमार यादव को भारत के हैं जो इनको चुना गया है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला टी20 क्रिकेटर में हैली मैथ्यूज का नाम आपको याद रखना है, कौन? हैली मैथ्यूज को चुना गया है। इस वर्ष का 2023 का सबसे उभरता हुआ पुरुष क्रिकेटर रचिन रविंद्र हैं जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और उभरती हुई महिला क्रिकेटर फोएबे फिचली लिचफील्ड हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। वर्ष की महिला एसोसिएट क्रिकेटर कीनटोर एवेल केन्या की हैं, और वर्ष की पुरुष एसोसिएट क्रिकेटर बास डी लीडे हैं। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जो है वो जिम्बाब्वे को दिया गया है। स्पिरिट अवार्ड मतलब नम्रता का अवार्ड कहलाता है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें जानेंगे। सूर्य कुमार यादव लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 क्रिकेटर के रूप में चुने गए हैं। वहीं आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान पैट कमिंस को चुना गया है। आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में मात्र 2 भारतीय खिलाड़ी रविंद्र जडेजा और आर अश्विन टीम में शामिल किए गए हैं। किसमें? आईसीसी की जो पुरुष टेस्ट टीम होती है ना, उसमें एक आईसीसी की वनडे टीम भी होती है। ये टीमें वो होती हैं जिनमें सभी को मिलाकर चुना जाता है, सब जो क्रिकेटर होते हैं ना उनमें से चुना जाता है, कुछ क्रिकेटरों को मिली जुली एक टीम बनाई जाती है। आईसीसी पुरुष वनडे टीम जो है उसमें कप्तान चुना गया है, 2023 के कप्तान चुने गए हैं रोहित शर्मा। आईसीसी पुरुष वनडे टीम में भारत के रोहित शर्मा के अलावा शुभमन गिल, विराट कोहली और मोहम्मद सिराज को भी जगह मिली है, साथ ही कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी को भी जगह मिली है। आईसीसी महिला वनडे टीम ऑफ द ईयर में तो महिला वनडे में कप्तानी मिली है श्रीलंका की चमारी अटापट्टू को, और महिला वनडे टीम में कोई भी भारतीय शामिल नहीं है ना। टी20 ऑफ द ईयर 2023 के कप्तान चुने गए हैं सूर्य कुमार यादव, है ना। तो इसके अलावा यशस्वी जायसवाल, रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह भी शामिल हैं। इतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी थी। अब हम कलिंग सुपर कप की बात करते हैं। कलिंग सुपर कप, देखो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, जैसे ये क्वेश्चन लिया है आपने कि 28 जनवरी 2024 को संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता कलिंग सुपर कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ईस्ट बंगाल ने जीता है। कलिंग सुपर कप क्या है? भारत में एक फुटबॉल की प्रतियोगिता है ना, अन्य नाम इसका सुपर कप है। उड़ीसा में आयोजित की गई थी, है ना, और इसको विजेता रही है, पहला खिताब जीता है ईस्ट बंगाल ने, विजेता रही है। उपविजेता उड़ीसा एफसी रही है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में ईसाक बनलाल रुआत फेला जो कि उड़ीसा एफसी के, उनको चुना गया है। स्नो लेपर्ड के बारे में कुछ जानकारी है ना। तो हिम तेंदुआ जो होते हैं उनके बारे में ये जानकारी है कि इनकी स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है और केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इनको जारी की है। इनके अनुसार हिम तेंदुओं की संख्या जो है वो 718 है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय समन्वयक है। कौन? भारतीय वन्यजीव संस्थान। कहाँ पर कितने हैं ये हिम तेंदुए? तो सबसे ज्यादा है लद्दाख में 477 और फिर उत्तराखंड में 124। 2 ही आंकड़े याद रखने हैं। चौथा राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव का आयोजन उड़ीसा में किया गया है। कहाँ पर? उड़ीसा में किया गया है चिल्का पक्षी महोत्सव का आयोजन, इतना ही याद रखना है। सदा तनसीक 2024 जो है ये सैन्य अभ्यास है किस किस के बीच? भारत और सऊदी अरब के बीच
पूछा जाए सदा तनसी क्या है, तो ये एक युद्धाभ्यास है जो कि भारत और सऊदी अरब के बीच आयोजित किया गया था। विश्व कुष्ठ दिवस जो है वो 28 जनवरी 2024 को मनाया जाता है। इस बार जो विषय रहा है बीट लेप्रोसी इस बार का विषय है ना। 28 जनवरी 2024 को मनाया गया है। यह दिवस प्रतिवर्ष जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। यह भी याद रखना है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे, विश्व कुष्ठ दिवस। कुष्ठ रोग के बारे में कुछ चीजें देखें तो यह दीर्घकालीन संक्रामक रोग है जो कि बैसिलस माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। अनिल कुमार लाहोटी जो हैं ये रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और सीईओ हैं, लेकिन अब इन्हें जो ट्राई है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसको? अनिल कुमार लाहोटी को, ये नाम याद रखना है। ये हैं अनिल कुमार लाहोटी। फिल्म फेयर अवार्ड तो 69th फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा कर दी गई है ना। ये इसमें जो है पहली बार अवार्ड दिए गए थे 1954 में, और इस बार जो है गुजरात में आयोजित किए गए थे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है 12th फेल, जिसके निर्देशक हैं विधु विनोद चोपड़ा। 12th फेल आपने जरूर देखी होगी। मुझे ऐसा लगता है एमपीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट जो हैं वो इस फिल्म को जरूर देखें एक बार। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 जो है वो गुजरात में आयोजित हुआ है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12th फेल को चुना गया है और इसके निर्देशक हैं विधु विनोद चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स में जोरम को चुना गया है और इसके निर्देशक हैं देवाशीष मखीजी, है ना। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में 12th फेल। विनोद चोपड़ा नाम याद रखना है आपको। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो हैं वो एनिमल फिल्म के लीड रोल में थे। इन लीड रोल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं रणबीर कपूर, है ना, फिल्म एनिमल के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स में विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए चुने गए हैं, विक्रांत मैसी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए आलिया भट्ट को चुना गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स में रानी मुखर्जी को चुना गया है फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। शेफाली शाह को भी चुना गया है फिल्म थ्री ऑफ अस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में विधु विनोद चोपड़ा, है ना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नहीं होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक होना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो ये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कर लेना आप। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में विधु विनोद चोपड़ा को चुना गया है 12th फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता विकी कौशल, फिल्म डंकी। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शबाना आजमी, फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में अमिताभ भट्टाचार्य, फिल्म तेरे वास्ते। गीत था जरा हटके जरा बचके। तो ये 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में अमिताभ भट्टाचार्य को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक भूपेंद्र बब्बल अर्जन बैली, गीत के लिए इन्हें चुना गया है एनिमल फिल्म के। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के रूप में शिल्पा राव को चुना गया है बेशर्म रंग के लिए। सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले के लिए विधु विनोद चोपड़ा को 12th फेल के लिए, है ना। और सर्वश्रेष्ठ डायलॉग जो है इशिता मोइत्रा, फिल्म रॉकी और रानी के लिए चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ स्टोरी के लिए अमित राय को चुना गया है जिन्होंने फिल्म OMG 2 की स्टोरी लिखी है, और देवाशीष मखाजी जिन्होंने फिल्म जोरम की स्टोरी लिखी है। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का अवार्ड दिया गया है गणेश आचार्य को, वॉट गति वॉट झुमका, है ना। और फिल्म रानी और रॉकी की प्रेम कहानी के लिए गणेश आचार्य को सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड अविनाश अरुण धवारे को दिया गया है। किस फिल्म के लिए? 3 ऑफ अस के लिए। सर्वश्रेष्ठ नवोदित यानी कि नए नए उदित अभिनेता आदित्य रावल, फिल्म फराज। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अली जे अग्निहोत्री, फिल्म फारे के लिए। ये क्वेश्चन आपको बताना है कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है जनवरी 2024 में। तो इसका सही आंसर है प्रीति रजक, है ना। इनके बारे में देख लेते हैं। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। वह एक चैंपियन ट्रैप शूटर है। आप रिवीजन नहीं करोगे आपको चीज़ें याद नहीं होंगी, रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रीति रजक का नाम याद रखना है, ये भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है, इतना याद रखना है। यहाँ पे प्रीति रजक की फोटो ब्लर हो गई है तो साफ तो दिख नहीं रही है ना। भारत पर्व की बात करेंगे।
भारत पर्व 2024 का आयोजन जो है यह किया गया है लाल किले के सामने और ज्ञान पथ नई दिल्ली में। भारत पर्व के बारे में पूछा जाए किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, और उद्घाटन किया था माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। सुधीर सेखरी का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि इनको AEPC जो अप्रैल निर्यातक संवर्धन परिषद है, इसके नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है सुधीर सेखरी को। बस इतना ही याद रखना है। AEPC के बारे में जाने तो 1978 में इसकी स्थापना हुई और मुख्यालय नई दिल्ली में है। संबंधित मंत्रालय वस्त्र मंत्रालय से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की बात करें तो 26 जनवरी 2024 को ये मनाया गया है, इंटरनेशनल कस्टम्स डे 2024 को। और मुख्य विषय रहा है इस बार कस्टम इनगैंगिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विथ पर्पस। विश्व सीमा शुल्क संगठन जो है इसका दिवस है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। विश्व सीमा शुल्क संगठन जो है WCO, इसके बारे में जाने तो इसकी स्थापना 1952 में हुई और मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इंटरनेशनल कस्टम डे हमने देख लिया है, कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया गया है। अब हम पद्म अवार्ड की बात करेंगे। अनाउंस कर दिए गए हैं पद्म अवार्ड 2024 के, है ना, और गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये अनाउंस किए जाते हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री 3 प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं 3 श्रेणियों में। इन तीनों में सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण होता है, उसके बाद पद्म भूषण और फिर होता है पद्मश्री। इनके बारे में हम देखें तो पद्म विभूषण देख लेते हैं मात्र, है ना, बाकी जो और अवार्ड होते हैं वो पर्टिकुलर राज्य से संबंधित होते हैं और उनको देखना होता है। तो बैजंती माला बाली जो हैं, इनको कला के क्षेत्र में, ये तमिलनाडु के, इनको पद्म विभूषण दिया गया है। कोनिडेला चिरंजीवी को भी मिला है पद्म विभूषण। M वेंकैया नायडू को भी लोक मामले में मिला है, आंध्र प्रदेश के हैं ये। और बिंदेश्वर पाठक सामाजिक कार्य, और पद्मा सुब्रमण्यम को कला के क्षेत्र में, जो कि तमिलनाडु के हैं, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अब हम बात करते हैं MC मैरी कॉम की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, भारतीय महिला मुक्केबाज हैं ये। इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है 24 जनवरी 2024 को। मूल निवासी हैं ये मणिपुर की, और ओलंपिक में भागीदारी की थी इन्होंने, टोक्यो ओलंपिक में और लंदन ओलंपिक में, दोनों में भागीदारी की है। ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है इन्होंने लंदन ओलंपिक में, है ना, और इन्होंने बहुत सारे अलग अलग पदक भी जीते हैं जिनको याद रखने की जरूरत नहीं है ना। आप सिर्फ इतना याद रखो कि MC मैरी कॉम जो है उन्होंने संन्यास ले लिया है, वो एक महिला क्या है, भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखो। हालांकि बाद में इन्होंने संन्यास लेने से मना कर दिया। मैरी कॉम की आत्मकथा अनब्रेकेबल है ना, वर्ष 2013 में हॉर्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित की गई थी। अनब्रेकेबल, तो आत्मकथा के बारे में पूछा जाए तो अनब्रेकेबल याद रखना है। मैरी कॉम पर बनी फिल्म में प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम की भूमिका निभाई थी। 2014 में ये फिल्म लॉन्च हुई थी। मैरी कॉम भारत की एकमात्र मुक्केबाजी हैं जिन्हें अपनी पहली 7 विश्व चैंपियनशिप में प्रत्येक में पदक जीता है। BCCI वार्षिक पुरस्कारों की भी घोषणा कर दी गई है। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है BCCI, उसने अपने पुरस्कारों की घोषणा की है पिछले 4 वर्षों के लिए। पुरस्कार दिया जा रहा है 2018-19 के बाद पहली बार ही, है ना। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट के लिए पॉली उमरीगर पुरस्कार दिया जाता है। मोहम्मद शमी को दिया गया है ये 2019-20 के लिए। रविचंद्र अश्विन को दिया गया है 2020-21 के लिए। जसप्रीत बुमराह को पॉली उमरीगर पुरस्कार 21-22 के लिए, और शुभमन गिल को 22-23 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला में दीप्ति शर्मा का नाम याद रखना है और स्मृति मंधाना का नाम याद रखना है। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार फारूक इंजीनियर रवि शास्त्री, इन दोनों को दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पर्दापरण के मामले में पुरुष में मयंक अग्रवाल, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल का नाम याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पर्दापरण महिला में प्रिया पुनिया 2019-20, शेफाली वर्मा 2020-21, सब्बीनेनी मेघना 2021-22 और अमनजोत कौर को 2022-23 के लिए याद रखना है। इतनी सारी चीजें एक बार में तो याद होंगी नहीं, तो क्या करेंगे, बिना रिवीजन की चीजें याद नहीं होती हैं। वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी के रूप में महिलाओं में 2019-20 में पूनम राउत का नाम, 2020-21 में मिताली राज, है ना, और 2021-22 में हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स 2022-23 के लिए। वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिलाओं में पूनम यादव का नाम याद रखना है 2019 के लिए। 2020 के लिए झूलन देवी, 2021 के 20 के लिए
राजेश्वरी गायकवाड़ और देविका वैद का नाम 2022-23 के लिए याद रखना होगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसमें याद रखना है लाला अमरनाथ पुरस्कार को। किसको? लाला अमरनाथ पुरस्कार को। ये रणजी ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर हेतु दिया जाता है ना। और 2022-23 का दिया गया है किसको? सारांश जैन को। ये नाम याद रखना है। माधवराव सिंधिया पुरस्कार रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने हेतु दिया जाता है और 2022-23 का दिया गया है किसको? मयंक अग्रवाल को दिया गया है। माधवराव सिंधिया पुरस्कार जो है वो विकेट लेने में भी दिया जाता है रणजी ट्रॉफी में। तो इस वीडियो में इतना ही करंट अफेयर्स था। नेक्स्ट वीडियो में हम अभी ये फरवरी माह चल रहा है 2024 का, है ना। फरवरी, मार्च और अप्रैल का और देखना है ना। तो 2024 का कंप्लीट हो जाएगा, फिर रहेगा 2023 का। तो 2023 के लिए जो वार्षिक अंक आते हैं ना उससे कंप्लीट करेंगे तो पूरी बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा जो है कुल मिलाकर 14-15 माह का जो करंट अफेयर से तैयार हो जाएगा और इतना सफिशेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना मैं आपके लिए कंटेंट मेहनत करके ला रहा हूँ, आप उसके लिए अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाया जाए, है ना। मेरा भी आप सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने दोस्तों का, अपने सबको बताइएगा कि करंट अफेयर सीरीज़ में वो ज़रूर जुड़ें।